नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टेज सपर्ते के यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, इंडिया अलायंस ने सरकार बनाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है और सरकार बनाने की जो कवायद है, आज जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उस बैठक के भीतर सारी बातें, स्वाभाविक सी बात है, मीडिया पत्रकार को नहीं बताया जाएगा कि आखिर बैठक में अंदर खाने क्या चल रहा है। सरकार बनाने की कवायद में सारी बातें अक्सर कही नहीं जाती मीडिया से, केवल मीडिया को यह सूचना रस्म अदायगी के लिए ही दी जाती है। लेकिन इंडिया अलायंस अंदर खाने सरकार बनाने की कवायद किस तरीके से कर रहा है, जरा इस बात को समझने से पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी होता है कि आखिरकार राष्ट्रपति भवन के अंदर क्या फैसला होना है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यानी पीपल अलायंस एनडीए गठबंधन है। तो स्वाभाविक सी बात है, सरकार बनाने की पहला निमंत्रण एनडीए के जो संसदीय दल की बैठक होगी 7 जून को, जो नेता चुने जाएंगे, स्वाभाविक है नरेंद्र मोदी ही नेता चुने जाएंगे, उनको ये मौका दिया जाएगा, पहला निमंत्रण उनको जरूर मिलेगा। लेकिन असल खेल तो उसके बाद शुरू होना है। असल खेल जो 7 जून के बाद उसके या फिर 8 संभावित तिथि 8 जून को जो शपथ बताई जाती है नरेंद्र मोदी की, उसके बाद असल खेल देखने को मिलेगा। पहली बात तो ये कि नरेंद्र मोदी शपथ लेने के बाद पहला संसद सत्र जो बुलाएंगे, उस पहले संसद सत्र के भीतर स्पीकर का चुनाव होगा। और चंद्रबाबू नायडू स्पीकर के पद को लेकर के अड़ गए हैं कि उनकी पार्टी को स्पीकर का पद मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने 12 सांसदों वाली चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को 1998 में स्पीकर का पद दिया था। आज उनके पास 16 का नंबर है। उनके साथ साथ पवन कल्याण की जनसेना पार्टी है, 18 का नंबर हो जाता है। 2 सांसद पवन कल्याण की पार्टी के भी है। इसके साथ साथ जनता दल यूनाइटेड भी चाहती है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद चंद्रबाबू नायडू के पार्टी को मिले। तो सांसदों की संख्या अगर देखा जाए तो 30 तक पहुंच जाती है। तो ये 30 सांसद कम से कम मिनिमम 30 की जो संख्या है ओवरऑल एनडीए सांसदों में, वो 30 सांसद ये चाह रही है, या फिर उनका दल, उनका शीर्ष नेता चाहता है, ये तीनों दल, कि चंद्रबाबू नायडू को लोकसभा अध्यक्ष का पद मिले और उनके पार्टी को मिले, और लोकसभा अध्यक्ष का पद भारतीय जनता पार्टी अपना पास न रखे। खेल वहीं से शुरुआत होता है। और सवाल इस दौर में उठता है कि आखिर इंडिया अलायंस का खेल कहां से शुरुआत होगी। तो इंडिया अलायंस के खेल के लिए आगे आगे देखना बाकी है कि आखिर क्या होता है। पहली शर्त तो यह कि इंडिया अलायंस के सांसदों की कुल संख्या 234 होती है। उसमें पप्पू यादव के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद, रावण, या पंजाब से जो 2 लोग जीत करके आए हैं, इन 4 सांसदों को भी आप अगर जोड़ दे तो ये संख्या पहुंचती है 238 तक। अभी भी 34 सांसदों की जरूरत है सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन को। ये 34 की संख्या कहां से आई? तो ये 34 की संख्या तभी आ सकती है जब या तो चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री का पद का ऑफर कर दिया जाए इंडिया अलायंस की तरफ से। तो उस परिस्थिति में 30 सांसद, इनके 3 पर चंद्रबाबू नायडू को 16, पवन कल्याण के 2 और नीतीश कुमार यानी जेडीयू के 12, इन 30। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से कोई अगर प्रधानमंत्री बनेगा, इस नाम पर आंध्र प्रदेश को प्रधानमंत्री का पद मिलेगा, इसके नाम पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के भी 4 सांसद आ सकते हैं। यानी किसी भी तरीके से सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी को इंडिया अलायंस के भीतर प्रधानमंत्री पद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री को लेकर के नंबर नहीं जुटाए जा सकते। ये आज की कड़वा सच्चाई। दूसरी सच्चाई यह है कि सरकार अच्छे से चले, सरकार चलाने में कोई अड़चने न आए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को ही प्रधानमंत्री पद मिले, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। यह बात भी उतना ही बड़ा सत्य है। लेकिन सरकार चलाने की बात कब आती है? जब सरकार बनाने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब जाके सरकार चलाने की बात आती है। यानी सरकार बनाना पहली प्राथमिकता, सरकार चलाना दूसरी प्राथमिकता होती है। आज के दौर में नरेंद्र मोदी के लिए भी सरकार बनाना पहली प्राथमिकता है, इंडिया अलायंस के लिए भी सरकार बनाना पहली प्राथमिकता है। चलाने के बाद उसके बाद की जाती है कि कैसे सरकार चलेगी, उस धक्का मार के चलेगी, हिचकोले खा के चलेगी, बिना चेक एंड बैलेंस की चलेगी, जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही थी पूर्ण बहुमत वाली। अब गठबंधन का स्वर्णिम दौर शुरू हो चुका है। यह देश
ये महान देश उस गोल्डन एरा में जा चुका है जिस गोल्डन एरा में हिंदुस्तान ने मंडलीयकरण से लेकर के भूमंडलीयकरण देखा, 4 लेन हाईवे भी देखा, टीएन शेषन जैसा मुख्य चुनाव आयुक्त भी देखा, संस्थानों को मजबूत होते हुए भी देखा, और इस देश में इस दौर में 7-8% के ग्रोथ रेट के साथ तरक्की कर रही, फर्राटे मार रही अर्थव्यवस्था को भी देखा, जिसमें लोगों ने 5वें और 6ठे वेतन आयोग के सरकारी कर्मचारी ने मनरेगा का भी दौर देखा इसी दौर में। तो क्या अब वो दौर वापस लौट गया है? न्यूनतम साझा कार्यक्रम ही अब सरकार के सबसे बड़ी बुनियाद होने वाली है। सच मानिए, दौर गठबंधन का है। 272 का जादुई आंकड़ा किसी के पास नहीं है, और 240 का नंबर जिसके पास है उसके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता, जो साथ में वो सशंकित है। तो फिर यहां पे सबसे पहली बात की स्पीकर का पद किसी भी प्रकार से चंद्रबाबू नायडू हासिल करें एनडीए गठबंधन के भीतर, और अगर यदि भारतीय जनता पार्टी स्पीकर का पद देने से मना करती है चंद्रबाबू नायडू को, तो पूरा विपक्ष मिलकर के स्पीकर के लिए चंद्रबाबू नायडू के पार्टी की तरफ से उम्मीदवार को खड़े करे, और चंद्रबाबू नायडू के पार्टी का उम्मीदवार ही स्पीकर के पद का चुनाव मजबूती से लड़कर जीतकर हासिल करे। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, अब मुश्किल है भी, लेकिन सबसे बड़ी कवायद जो आज के दौर में चल रही है कि असली चाणक्य इसके भीतर कौन है। भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, उनसे मुलाकात आपकी होगी या नहीं होगी पता नहीं। आज एनडीए गठबंधन के भीतर भी अमित शाह को बहुत प्राथमिकता के साथ नहीं देखा गया, क्योंकि एक पार्टी का अब जमाना रहा नहीं, ये गठबंधन का दौर है। 2024 का लोकसभा चुनाव, यहाँ इंडिया वर्सेस एनडीए का बात है। गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव न तो नरेंद्र मोदी को गुजरात में है, न तो स्टेट की सरकार, न ही केंद्र की सरकार में। उनके कार्यकलाप को देखा जाए तो जांच एजेंसियां गठबंधन तय करती थी कि कौन आएगा, और जो नहीं आएगा उसके पीछे क्या ईडी भगा दिया जाएगा, सीबीआई भरा। चंद्रबाबू नायडू भी जांच एजेंसियों के भूतभोगी है। तो इन जांच एजेंसियों वाली सरकार को समर्थन देने के लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार तब तक ही मजबूरी में समर्थन दे रहे हैं जब तक उनके पास इंडिया अलायंस की सरकार बन जाने के लायक बहुमत जुट जाने का भरोसा उन्हें नहीं मिला है। जैसे ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को ऐसा लगेगा कि 7 जून की तारीख, अब ध्यान रखिए एनडीए संसदीय दल का बैठक भी है, भाजपा संसदीय दल की बैठक होगी 7 जून की तारीख के पहले। आज 6 तारीख है, कल 7 तारीख है, तो ये कुछ ही 24 घंटे काफी महत्वपूर्ण होगा कि इंडिया अलायंस करता क्या। तो पहली बात कि इंडिया गठबंधन के पास जो विकल्प है वो अभी यही है कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पद पर फिलहाल अपने दावेदारी छोड़े और कांग्रेस पार्टी सांसद जुटाने पर जोर दे। सांसद जुटेंगे कैसे? 3 पार्टियों के सांसद जो कुल मिला के 30 होती है, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण, 30 सांसद तो ऐसे हो गए। लेकिन इस 30 सांसदों से भी ये आंकड़ा 268-69 तक ही पहुंचेगा, 272 तक नहीं पहुंच पाएगा। 272 का आंकड़ा पहुंचाने के लिए अब इसके ऊपर शरद पवार की जरूरत होगी। शरद पवार इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। शरद पवार इंडिया गठबंधन को बनाने में बड़ी भूमिका भी रही है, और शरद पवार के राज्य में 9 सांसद ऐसे जीत करके आए हैं जो मराठी मानुष को प्रधानमंत्री पद पर देखने के नाम पर सबसे पहले स्विच कर सकते हैं। इन 9 के साथ आप ध्यान दीजिएगा, शरद पवार से बेहद मधुर रिश्ते वाले जगन मोहन रेड्डी, उनकी पार्टी के भी 4 सांसद हैं। तो ये 13 सांसद शरद पवार के मुट्ठी में ऐसे हैं जो सीधे तौर पर 8 इंडिया अलायंस से, 1 सांगली से जीते हुए निर्दलीय है, और 4 जो है वो जगन मोहन रेड्डी साहब की। तो ये संख्या कुल मिलाकर हो जाती है 13 सांसदों की, जो इंडिया अलायंस के सांसदों के लिस्ट से बाहर की सांसद है। 8 सांसदों की जो बात किया, 7 सांसद उसमें शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के, 1 सांसद अजित पवार गुट के हैं, वो उनके घर का मामला है, मराठी मानुष का। 1 सांगली वाले है। 13 सांसदों का कुल मिलाकर के यह आंकड़ा शरद पवार आसानी से इसको इकट्ठा कर सकते हैं। 9 का नंबर इंडिया गठबंधन से वो कम कर सकते हैं। एनडीए गठबंधन यानी 30 का जो है संख्या जो है चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और पवन कल्याण से मिल जाता है। तो सबसे आगे जाकर के देखिए, जो 4 सीटें शरद पवार के साथ समर्थन देने के नाम पर कभी मना नहीं करेंगे जगन मोहन रेड्डी साहब। इसके अलावा आप ध्यान देंगे एचडी देवगौड़ा की पार्टी के 2 सांसद हैं, और एचडी देवगौड़ा शरद पवार को समर्थन देने के नाम पर कभी भी मना नहीं कर सकते। लेकिन अगर उनकी सांसदों की गिनती ना भी किया जाए तो 43 का जो आंकड़ा है
वो इंडिया अलायंस की सांसदों की संख्या को 280 के पार ले जाएगा। जब संख्या 280-81 तक ये संख्या जाती है तो नरेंद्र मोदी की सत्ता के झूले यहीं से डोलने लगेंगे। नरेंद्र मोदी के पास अपनी सरकार को, जिस सरकार को वो शपथ दिलवाना चाह रही है, वो सरकार शपथ तो लेगी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के 13 दिनों की सरकार की तरह वो बनकर रह जाएगी, क्योंकि उसके लिए तो वो स्पीकर चुनवा पाना भी मुश्किल होगा। बहुमत कहां से हासिल करेगी? ये इतना बड़ा सवाल है इस दौर का, जिसके लिए सबसे पहले इंडिया अलायंस के भीतर क्या कुछ चल रहा है, इस बात को जानना जरूरी है। तो इंडिया अलायंस के भीतर इस बात के ऊपर सहमति है, जो अंदर खाने खबर मिलती है कि उसमें एक चीज बहुत साफ तौर पे देखा जा सकता है कि इंडिया अलायंस नरेंद्र मोदी की सत्ता को, नरेंद्र मोदी की जो तीसरी टर्म की जो सरकार बनेगी, उसको अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिनों की सरकार की तरह गिराना चाह रहा। पहली बात है ये। अगली बात कि इंडिया अलायंस को प्रधानमंत्री पद को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी संशय नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बन रहा है। इंडिया गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सत्ता से, सत्ता के शीर्ष पर काबिज निजाम से मुक्ति चाहिए। ईडी सीबीआई के माध्यम से जांच तंत्र को लोकतंत्र पर हावी कर देने की उस कवायद से मुक्ति चाहिए। और इस भारत देश, महान देश के भीतर जिस प्रकार से 10 सालों में जिस शासन व्यवस्था को चलाया गया, चाहे फंडामेंटल राइट्स का मामला हो या संवैधानिक मूल्यों का मामला हो, चाहे इस देश में संसदीय व्यवस्था के उच्च आदर्शों का मामला हो, चाहे इस भारत देश के भीतर लोकतंत्र के सुचारू रूप से चलने में जनता और सिविल सोसाइटी की भूमिका का सवाल हो, इन सब के ऊपर जो तानाशाही पूर्ण रवैया, करीब करीब तानाशाही पूर्ण रवैया देखने को जो मिला, जहां पर कभी शाहीन बाग से लोगों को करंट चुनाव में लगाया जाता, जहां कपड़े से दंगाइयों को देख करके कपड़े से उनकी पहचान करने की बात की जाती थी, और जहां मीडिया पत्रकार को यहां तक बोला जाता था कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों के द्वारा कि मीडिया का काम, पत्रकारों का काम एक्टिविस्ट होना नहीं है, पत्रकारों का काम खबरें देना है। तो इस पूरे खेल में आखिर क्या कुछ होने वाला है, वो कल इस पे फिर से बात करते हैं। देखते रहिए।